पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि अजय से पूछती है, क्या अंकल और आंटी को तुम्हारी शादी के इस कांड के बारे में पता है? तो अजय कहता है, हाँ, और अगले हफ्ते माँ और पापा दोनों ही यहाँ आ रहे हैं। अजय की बात सुनकर अनुराधा के तो तोते ही उड़ जाते हैं। अनुराधा कहती है, क्या? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अनुराधा भी सोफे का एक कुशन उठाती है और अजय के मुंह पर फेंक कर मारती है। अजय ने कुशन को कैच करते हुए कहा, मुझे भी अभी ही पता चला। थोड़ी देर के पहले माँ का कॉल आया था। सृष्टि कार्तिक की तरफ देखती है जो आराम से बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। सृष्टि गुस्से में सोफे का एक कुशन उठाती है और कार्तिक की तरफ फेंकती है, जिससे कार्तिक का फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। कार्तिक जब सामने देखता है तो सृष्टि अपनी आंखें छोटी करके उसे ही घूर रही थी। सृष्टि अपने कमर पर हाथ रखकर बोलती है, पतिदेव, आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कार्तिक ज़मीन से अपना फ़ोन उठाता है और खड़ा हो जाता है। सृष्टि इंतज़ार कर रही थी कि कार्तिक कुछ बोलेगा, लेकिन कार्तिक सृष्टि के सामने आता है और सृष्टि को अपने कंधे पर उठा लेता है। सृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसने छटपटाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। लेकिन कार्तिक सृष्टि की एक नहीं सुनता, उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगता है। कार्तिक का सृष्टि को इस तरह से लेकर जाता हुआ देखकर अनुराधा हैरानी से बस अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रही थी। तभी अनुराधा को महसूस होता है कि उसके पैर भी ज़मीन पर नहीं है। वो अपने सेंस में आती है तो देखती है कि अजय ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया है। अजय, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना। अजय ने कहा, जान, तुम्हें भी अपने भाभी से कुछ सीखना चाहिए। अजय अनुराधा को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोलता है। अनुराधा हैरान होकर बोलती है, मतलब? अनुराधा को बेड पर आराम से बैठाते हुए अजय बोलता है, मतलब ये कि सृष्टि ने अपने पति को एक प्यारा सा नाम दे रखा है। पतिदेव, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी मुझे ऐसा ही कुछ नाम देना चाहिए, जैसे कि हब्बी या डार्लिंग या ऐसा कुछ? अनुराधा गुस्से से अजय को अपनी आंखें चौड़ी करके देखती है और बोलती है, क्योंकि भाभी भैया से प्यार करती है, इसलिए उन्हें प्यार से पतिदेव बुलाती है। अजय ने अनुराधा के ऊपर झुकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अनुराधा पीछे होते हुए अपने दोनों हाथ अजय के सीने पर रखकर बोलती है, नहीं, और मेरे पास आना भी मत, दूर रहो मुझसे। ये बात सुनकर अजय को गुस्सा आ जाता है। उसने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से अनुराधा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो तुम्हें मुझसे अचानक से इतनी नफ़रत हो गई, जो मेरा छूना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं? अनुराधा ने गुस्से में छटपटाते हुए कहा, ये जो तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की है और ये जो ज़बरदस्ती मेरे करीब आते हो, बात बात पर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो, यही मुझे तुमसे नफ़रत करने पर मजबूर कर देती है। अनुराधा की बात सुनकर अजय का गुस्सा बढ़ जाता है। उसने अपनी दांत पीसते हुए कहा, ज़बरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती करता हूँ मैं। ज़बरदस्ती अभी तुमने देखी कहाँ है, लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें उसका नमूना ज़रूर दिखाऊंगा कि अजय वर्मा की ज़बरदस्ती कैसी होती है। इतना बोलकर अजय अनुराधा के सीने पर हाथ रखता है, जो उसने क्रॉप टॉप पहना हुआ था, उसे एक ही झटके में फाड़ कर दूर फेंक देता है। अजय के इस तरह से टॉप फाड़ने पर
अनुराधा डर से सहम जाती है, लेकिन अजय अनुराधा को इग्नोर करते हुए उसके होठों को अनुराधा के होठों पर रख देता है। बहुत ही गुस्से में अनुराधा को डीपली और रूडली किस करने लगता है। अजय का एक हाथ अनुराधा के गर्दन से होकर कमर की तरफ आ रहा था, तो दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था, जबकि अनुराधा छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन अजय की पकड़ अनुराधा पर इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि अनुराधा हिल भी नहीं पा रही थी। एक लंबी सी पैशनेट किस करने के बाद जब अजय को महसूस होता है कि अनुराधा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके होठों को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही अनुराधा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। अजय ने अब होठों को छोड़कर उसकी कॉलर वॉन को चूमते हुए नीचे की ओर बढ़ जाता है। उसी के साथ अनुराधा के डर भी बढ़ता जा रहा था। थोड़ा और नीचे होकर अजय उसके पेट को चूमने लगता है। अनुराधा ने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, और जब अजय के हाथ अनुराधा के सीने पर आ जाते हैं, तो अजय के कानों में अनुराधा की सिसकती हुई आवाज़ आती है, जो बोल रही थी, प्लीज़ रुक जाइए, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अनुराधा की बात सुनकर अजय ने एक गहरी सांस लेता है, फिर एकदम से अनुराधा के ऊपर से उठ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। अजय के जाते ही अनुराधा राहत की सांस लेती है। अगले दिन सुबह अजय और कार्तिक की आंखें अपनी अपनी समय पर खुलती है। कार्तिक बिस्तर से लेटे हुए ही अपना हाथ बेड पर घुमाता है, लेकिन सृष्टि को ना पाकर कार्तिक अपनी आंखें खोलता है और टाइम देखता है तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। टाइम देखकर कार्तिक बिस्तर पर लेटे हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर एक गहरी सांस लेकर बेड से उठ जाता है, क्योंकि कार्तिक को पता था कि सृष्टि हमेशा ही उससे पहले उठ जाती है। कार्तिक पहले फ्रेश होकर आता है और फिर वर्कआउट के लिए अपने विला में ही बने जिम में चला जाता है। कुछ ही देर के बाद अजय भी उसी जिम में जिम करने के लिए आता है। दोनों ही एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए वर्कआउट कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजय भी कार्तिक की तरह हैंडसम था। बड़ी से बड़ी मॉडल भी अजय पर अपना दिल हार जाती थी। जब भी अजय की ज्वेलरी का एग्जीबिशन होता था या फिर किसी फैशन शो में अजय की ज्वेलरी को यूज किया जाता था, तो बड़ी से बड़ी मॉडल भी अजय की अक्सर दीवानी हो जाया करती थी। इस समय दोनों ने ही सिर्फ अपना लोअर पहन रखा था। उन दोनों की अपर बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। अगर कोई लड़की उन दोनों को इस वक्त एक नज़र भी देख ले तो उन पर फिदा हो जाती। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहे थे। उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से तो उनकी पत्नियां भी नहीं बच पाई थी। पूरे 1.5 घंटे की वर्कआउट करने के बाद उन्होंने अपने पसीने को साफ करते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तैयार होकर हॉल रूम में आते हैं और आकर देखते हैं तो उनका ध्यान पूरे विला पर जाता है, जहाँ पर एक अलग ही वाइब आ रही थी। बहुत ही धीमी मगर मन को शांत करने वाली मनमोहन खुशबू आ रही थी। कार्तिक और अजय सृष्टि और अनुराधा को आवाज़ लगाते हैं, तो थोड़ी ही देर में उनके सामने सृष्टि और अनुराधा अपने हाथों में आरती की थाल लेकर आते हैं। अजय और कार्तिक दोनों ही अनुराधा और सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि दोनों ही आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों ने आज कांजीवरम की साड़ी पहनी हुई थी, जिससे दोनों बहुत ही सुंदर लग रही थी। सृष्टि का साड़ी पीला और रेड कॉम्बिनेशन का था, जबकि अनुराधा की साड़ी येलो और पिंक कॉम्बिनेशन की थी।
दोनों ने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था और इस पर गजरा लगा रखा था। सृष्टि ने मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कान में झुमके, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। इतने में ही सृष्टि कहर ढा रही थी तो अनुराधा ने भी अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक, गले में बहुत ही प्यारा सा पेंडल और उसी के साथ के झुमके और हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ। अनुराधा भी आज गजब लग रही थी। सृष्टि कार्तिक को तिलक करती है और उसे प्रसाद देती है। अनुराधा भी अजय को तिलक करती है, उसे प्रसाद देती है। अजय ने प्रसाद खाने के बाद कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस एक ही कमी रह गई। अनुराधा अपने कपड़े, गला, कान छूकर बोलती है, क्या हुआ, क्या कमी है? अजय ने मुस्कुराकर अनुराधा के आरती की थाल में से एक चुटकी सिंदूर लेता है और उसकी मांग में भर देता है। अनुराधा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर जाता है, जो अनुराधा के चेहरे की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सृष्टि भी अनुराधा और अजय को देखकर मुस्कुरा देती है। तभी सुनंदा आंटी वहाँ पर आकर बोलती है, चलो बच्चों, नाश्ता लग गया है, चलो तुम लोग नाश्ता कर लो। चारों डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। कार्तिक ने सृष्टि को देखते हुए पूछा, वाइफी, आज ये पूजा, आरती और प्रसाद, ये सब क्या है? सृष्टि ने कहा, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए आज से 9 दिनों तक घर में सिर्फ पूजा होगी और कुछ भी नहीं। पहले तो अजय और कार्तिक सृष्टि की बात को थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ सुन रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोनों को सृष्टि की कही हुई बातें समझ में आ जाती है। कार्तिक ने सृष्टि को घूरते हुए देखा, क्योंकि डॉक्टर के दिए हुए 2 महीने आज ही पूरे हो रहे थे, जबकि अजय ने अनुराधा की ओर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ा रहा था, क्या बकवास लगा रखा है, एक तो वैसे भी मुझे अपने करीब नहीं आने देती, थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती आता हूँ तो वो भी बंद करवा रही है। दोनों ही नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अजय अपनी ऑफिस में आकर बैठकर काम कर रहा था। 3 दिन के बाद मिस्टर ओबरॉय की बेटी की शादी है। शादी के एक दिन पहले ही अजय को सारी ज्वेलरी उनके घर पहुंचाने हैं, इसलिए अजय अपने काम में थोड़ा सा बिजी था। तभी कोई उसके कैबिन की डोर को नॉक करता है। अजय जब सामने देखता है तो उसके आईब्रोज आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि सामने कार्तिक खड़ा था। और जब अजय ने कार्तिक को अपने सामने देखा तो वो थोड़ा हैरान रह जाता है। कार्तिक बहुत ही एरोगेंट स्टाइल में आता है, अजय के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। कार्तिक अपने चेहरे पर एक तंज भरी स्माइल लाकर अजय को देखता है और तंज भरे लहजे में अजय को बोलता है, मिस्टर अजय वर्मा या फिर डायमंड किंग एवी, लगता है आपका सारा ध्यान सिर्फ कार्तिक सक्सेना को नीचे गिराने में ही लगा रहता है। तभी तो कोई भी गुंडा आता है और तुम्हारी बीवी को धमकी दे जाता है और तुम्हें इस बारे में खबर तक नहीं होती। कार्तिक की बातें सुनकर अजय का चेहरा डार्क हो जाता है। उसने सवालियात नज़रों से कार्तिक को देख रहा था, जिसे कार्तिक समझकर अपना फ़ोन निकालता है और उसमें से एक वीडियो क्लिप प्ले करता है, जिस पर प्ले हो रहा था, सुना है तू बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ी डॉक्टर भी, तू अज्जू भाई के अड्डे पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। रात में अज्जू भाई के साथ रहना और सुबह जितने भी मेरे आदमी टूटे फूटे आते हैं उनकी मरहम पट्टी करती रहना। ये वीडियो क्लिप देखकर अजय का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसके हाथों की नसें उभर कर बाहर दिखाई दे रही थी, क्योंकि अजय ने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बना रखी थी।
अजय को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अजय इस वक्त एक भयानक शैतान लग रहा था, जिसे देखकर कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसने व्यंग भरे लहजे में अजय को कहा, अगर तुम मेरी बहन का ख्याल नहीं रख सकते तो कल तक तुम्हें डिवोर्स पेपर मिल जाएगा, उस पर साइन कर देना, क्योंकि मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए अभी उसका भाई जिंदा है। इतना बोलकर कार्तिक अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कार्तिक के कैबिन के बाहर निकलते ही कार्तिक को बहुत ही तेज कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और कार्तिक एक शैतानी धुन बजाते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही पल में अरमान अजय के कैबिन के बाहर खड़ा था। उसकी सांस थोड़ी बढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भाग कर आया हो, लेकिन उसे अंदर जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके बॉस ने उसे बहुत ही गुस्से में अपने कैबिन में बुलाया था। अरमान समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अरमान ने डोर नॉक किया तो अंदर से गुस्से से आवाज़ आई, कम इन। अरमान डरते हुए अंदर जाता है, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अजय ने अपने कैबिन का ज़्यादातर सामान तोड़ दिया था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अजय के कैबिन में कोई भूकंप आया हो। अरमान सामने देखता है तो अजय अपनी कुर्सी पर बिल्कुल लीन होकर बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसे वो लंबे लंबे कश ले रहा था और कैबिन में काफ़ी धुआं भी था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अजय ने अभी काफ़ी स्मोक किया हुआ है। अरमान ने डरते हुए कहा, सर आपने मुझे बुलाया? अरमान की बात सुनकर अजय अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और सिगरेट के कश लेते हुए अरमान के सामने खड़ा हो जाता है। अजय अरमान के हाथ को पकड़ता है और अपनी जलती हुई सिगरेट को उसके हाथ पर रगड़कर बुझा देता है। अरमान को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक शिकन नहीं आने देता। अजय बहुत ही सर्द आवाज़ में बोलता है, तुम्हारी लेडी बॉस को किसी ने कॉल किया था। तुम लोगों को अभी तक इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं। तुमने ये तो पता लगा लिया था कि किसी अननोन नंबर से तुम्हारे लेडी बॉस को कॉल आया था, लेकिन वो कॉल किसका आया था और किस लिए कॉल किया गया था, कुछ नहीं पता किया तुमने। अरमान अपने चेहरे के डर के भाव को छुपाते हुए बोलता है, सर हमने उस कॉल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। मैं बस अभी आपको बताने के लिए आने ही वाला था। वो कॉल मुंबई के माफिया डॉन अज्जू शिखरे का था। अरमान अपने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालकर अजय को देते हुए बोलता है, सर इस पेन ड्राइव में लेडी बॉस और उस अज्जू का कन्वर्सेशन है। अजय उस पेन ड्राइव को लेकर दीवार पर दे मारता है, जिससे पेन ड्राइव के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नहीं सुनना मुझे कन्वर्सेशन, मुझे वो अज्जू चाहिए। तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है। 2 घंटे के अंदर ही अंदर मुझे वो गुंडा अपने सामने चाहिए, वो भी सही सलामत। याद रहे उसके जिस्म पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। ओके सर। इतना बोलकर अरमान वहाँ से निकल जाता है। अरमान जाते हुए खुद में बड़बड़ा रहा था, 100 शैतान मरे होंगे तब जाकर मेरे बॉस ने जन्म लिया होगा उनकी कमी को पूरा करने के लिए। पता नहीं लोग इस शैतान से क्यों टकराते हैं। अगर मरने का इतना ही शौक़ चढ़ा है तो जहर खा लो, फांसी लगा लो, किसी की गाड़ी के नीचे आ जाओ। क्या ज़रूरत है तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत लेने की। अरमान ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कार्तिक का ऑफिस। सृष्टि की कार सक्सेना इंडस्ट्री के सामने आकर रुकती है। सृष्टि ने एक ग्रे कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। वो कार से उतरती है। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। सृष्टि का सिंदूर उसके बालों में छुपा हुआ था। गले का मंगलसूत्र भी
साड़ी के नीचे छुपा हुआ था। क्योंकि सृष्टि का ब्लाउज कॉलर वाला था, इसलिए सृष्टि का मंगलसूत्र भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरे पर सादगी वाला मुस्कान लिए सृष्टि पूरी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देखती है। सृष्टि आज पहली बार कार्तिक के ऑफिस में आई थी। सृष्टि के हाथ में एक डॉक्यूमेंट फाइल थी और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले कार्तिक की कंपनी ने नए इंटर्न हायर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था, जिसे सृष्टि ने देखकर उसमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। सृष्टि के डॉक्यूमेंट ने डिजाइनर डिपार्टमेंट के हेड को बहुत ही इम्प्रेस कर दिया था, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल पर ही सृष्टि का इंटरव्यू ले लिया था और फिर सृष्टि को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया था। इस बारे में सृष्टि ने अभी तक कार्तिक को कुछ भी नहीं बताया था। आज सिर्फ सृष्टि को विजिट करने के लिए बुलाया गया था। कल से सृष्टि की ज्वाइनिंग थी। सृष्टि अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर अंदर आती है। वो रिसेप्शन एरिया में जाती है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी, जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर रखा था। सृष्टि अपना अपॉइंटमेंट लेटर उस लड़की को दिखाती है। लड़की लेटर को देखने के बाद सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर अपनी आंखें रोल करके लेटर को सृष्टि को वापस देते हुए बोलती है, मेरे पीछे आओ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी हाई हील पहने बड़ी ही स्टाइल से चलकर अंदर की तरफ जाने लगती है और सृष्टि उसके पीछे पीछे चली जाती है। अंदर से आवाज़ आता है, कम इन। सृष्टि दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है तो सामने एक 40 से 45 साल का आदमी बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी बॉडी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया था, तो उसकी उम्र इतनी नहीं लग रही थी। उसकी उम्र 4 से 5 साल कम ही लग रहा था। सृष्टि रमेश चंद्र जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। रमेश चंद्र जी अपने फाइल में कुछ काम कर रहे थे, इसलिए सामने ध्यान नहीं देते हैं। तो सृष्टि अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है, गुड मॉर्निंग सर, आई एम सृष्टि सक्सेना। सृष्टि की आवाज़ सुनकर रमेश चंद्र जी सामने देखते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अरे सृष्टि तुम आओ बैठो। सृष्टि भी सामने रखे कुर्सी पर बैठ जाती है। तो रमेश चंद्र जी सृष्टि को देखते हुए बोलते हैं, वैसे तो तुम्हारी ज्वाइनिंग कल से ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही सारा ऑफिस देख लो और अपना काम अच्छे से समझ लो, ताकि तुम कल से ही अपना काम शुरू कर सको। देखो सृष्टि, तुम्हारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि तुम सक्सेना इंडस्ट्री से जुड़ने वाली हो तो हमारी कंपनी के कुछ रूल है। यहाँ पर किसी की भी कोई शॉर्ट्स या सिफारिश नहीं चलती। जितना अच्छा तुम काम करोगी उसी हिसाब से तुम्हें प्रमोशन या डिमोशन मिलेगा, और काम के प्रति कोई भी लापरवाही हमारी कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारे बॉस जो इस कंपनी के CEO मिस्टर कार्तिक सक्सेना है, वो किसी भी लापरवाही को माफ़ नहीं करते और जितना हो सके उनसे दूर रहना। उन्हें चिपकने वाले लोग या चापलूसी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। सृष्टि एक ओबीडिएंट एम्प्लॉय की तरह अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। रमेश चंद्र जी आगे कहते हैं, ठीक है, मैं किसी को बुलाता हूँ, वो तुम्हें पूरा ऑफिस भी दिखा देगा और तुम्हारा काम भी तुम्हें समझा देगा। रमेश चंद्र जी अपना फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं, बानी भारद्वाज को मेरे कैबिन में भेजो। थोड़ी ही देर के बाद एक खूबसूरत सी लड़की कैबिन के अंदर आती है। उसने ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटने तक ही आती थी, लेकिन लड़की काफ़ी जनरल लग रही थी। चेहरे पर भी उसकी सादगी का ही नूर था। रमेश चंद्र जी सृष्टि को बानी के साथ भेज देते हैं। बानी को बोलते हैं,
सृष्टि को ऑफिस दिखा दो और उन्हें काम भी समझा दो। सृष्टि बानी के साथ चली जाती है। सृष्टि को बानी सभी एरियाज दिखा रही थी और सृष्टि सभी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। सारी चीज़ बहुत ही सलीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर बनाई गई थी। कार्तिक का ऑफिस बहुत ही बड़ा और लग्जरियस था। वहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट था। हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की टीम भी अलग अलग थी। सभी लड़कियाँ सृष्टि को मुंह बनाकर देख रही थी क्योंकि सृष्टि ने साड़ी पहना हुआ था। लड़कियाँ उसे उसके पीछे बहन जी बोल रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती सभी लड़कियों की आंखों में चुभ रही थी। दूसरी तरफ लड़के तो जैसे आंखें फाड़े मुंह फाड़े उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की देखी ही ना हो। फिर वानी सृष्टि को ऊपर के फ्लोर पर लेकर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर जाती है। वानी सृष्टि को पूरा ऑफिस दिखा रही थी। इसी बीच सृष्टि और वानी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। वानी ने कहा, अब हम सीधा टॉप फ्लोर पर जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे बॉस और इस कंपनी के CEO मिस्टर कार्तिक सक्सेना का कैबिन है। वहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोगों का जाना अलाउड है। हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बाहर से ही बॉस का कैबिन दिखा दूंगी। सृष्टि ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और तभी लिफ्ट खुलता है और सृष्टि के सामने एक आलीशान नज़ारा होता है। पूरा फ्लोर बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस तरीके से सेट था। वहाँ की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थी। सृष्टि थोड़ा सा अंदर आती है तो एक बहुत ही बड़ा और आलीशान कैबिन था जिसके दरवाजे पर एक नेम प्लेट था। उस पर लिखा हुआ था CEO मिस्टर कार्तिक सक्सेना, जिसे देखकर सृष्टि के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब आगे देखिए, जब कार्तिक को पता चलेगा तो क्या होगा। क्या वो सृष्टि को अपने ऑफिस में काम करने का परमिशन देगा या नहीं, आगे क्या होगा। कहानी को सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।